वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा अमित शाह, JP नड्डा व दीगर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जसद खाकी को खिराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ वज़ीर आज़म और मारूफ माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर मनमोहन सिंह जुमेरात को इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी रिहाइश गाह पहुँचकर उनके जसद खाकी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जसद खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई और उन्हें खिराज पेश करने के बाद अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। नरेंद्र मोदी के हमरा अमित शाह और JP नड्डा समेत कई मरकजी वज़रा की जानिब से भी साबिक़ वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हील चेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इक़्तिसादी इस्लाहात के मोमार व साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इक़्तिसादी इस्लाहात के मोमार और साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिहाइश गाह पहुँचकर उनके जसद खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर ने मनमोहन सिंह के अहले खाना से भी मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह ने जुमेरात की रात नई दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। उनकी आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नीलोफर अस्पताल के मरीजों और उनके रिश्तेदारों में कंबल तकसीम किए। हल्का असम्बली नामपल्ली में मौसम सरमा को मद्देनजर रखकर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कंबल की तकसीम की जा रही है। कंबल तकसीम की मुहिम के तीसरे रोज नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नीलोफर अस्पताल पहुंचकर मरीजों और वहां मौजूद उनके अफराद खानदान में कंबल तकसीम किए। तमिलनाडु बीजेपी सदर अन्नामलाई ने अन्ना यूनिवर्सिटी जिनसी इस्तेहसाल मामले के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। अन्ना यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग के साले दुवम की तालिबा के साथ जिनसी हरासानी के मामले से निमटने के लिए रियासत के तरीक़ेकार की मजम्मत करते हुए तमिलनाडु बीजेपी सदर अन्नामलाई ने एक अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने कोयम्बतूर में अपनी रिहाइशगाह के सामने खुद को 6 कोड़े मारे ताकि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत की नाकामी को उजागर किया जा सके और मुतासिरा के लिए इंसाफ का मुतालबा किया जा सके। इस अनोखे एहतजाज ने बड़े पैमाने पर सबकी तवज्जो मबजूल करवाई है क्योंकि अन्नामलाई की खुद को कोड़े मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बीजेपी लीडर का एहतजाज जिनसी इस्तेसाल के संगीन मामले में तमिलनाडु हुकूमत के रद्द अमल के बाद किया गया है और इसके बाद से गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। अन्नामलाई ने
ریاستی حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ انتظامی بد انتظامی کی وجہ سے ہی عام شہری روزانہ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کے اقدامات ڈی ایم کے حکومت کے لیے براہ راست چیلنج ہیں اور ریاست میں جنسی ہراسانی کے معاملوں سے نمٹنے کے طریقہ کار میں وہ تبدیلی کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، کے سی وینو گوپال و دیگر نے آج جہانی سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے جسد خاکی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر کانگریس کی جانب سے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پرینکا گاندھی نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دیانت اور وقار کی علامت قرار دیا اور کہا کہ منموہن سنگھ کی دیانتداری ہمیشہ ایک تحریک رہے گی۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی سابق وزیر اعظم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور ان کی خدمات کو زبردست خراج پیش کیا۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے انتقال پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنا ایک رہنما کھو دیا ہے۔ راہل نے کہا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بڑی ذہانت اور ایمانداری کے ساتھ ہندوستان کی قیادت کی تھی اور ان کی خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم اور مشہور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کا سیاسی و اقتصادی خدمات کا سفر قوم کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اپنی بے مثال خدمات سے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے اقتصادی منظرنامے پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ جب انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا چلا گیا۔ 20 سال پہلے جب ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم بنے تو ایک نئے ہندوستان نے جنم لیا۔ ہندوستان کی معیشت میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ ایف ڈی سرمایہ کاری $2 بلین سے بڑھ کر $36 بلین سالانہ ہو گئی۔ تجارتی سامان کی برآمدات $60 بلین سے بڑھ کر $320 بلین ہوئی۔ غیر ملکی ذخائر میں بھی اضافہ ہوا، وہ $100 بلین سے بڑھ کر $315 بلین ہوئے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے سر 5 لاکھ کلومیٹر دیہی سڑکوں کی تعمیر کروانے، آدھار کارڈ، ڈی بی ٹی، آر ٹی آئی، آر ٹی ای، میٹروز، مریخ مشن، چندریان، نیوکلیئر پاور، منرگا، بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی تعمیر، اندرا آواس یوجنا کے تحت 1 لاکھ مکانات کی تعمیر اور دیہاتوں تک بجلی کی فراہمی کا سہرا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ٹیلی کام ریولیوشن، براڈ بینڈ ریولیوشن اور غریبوں کو مفت ایل پی جی اسکیم وغیرہ بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور میں ہی شروع کی گئی تھی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اپنی ایمانداری کے بلبوتے دنیا کے نقشے پر ہندوستان کو دوڑانا شروع کیا تو پوری دنیا نے ان کا لوہا مان لیا۔ سال 2007-2008 میں جب پوری دنیا کی معیشت بری طرح سے متاثر ہوئی تھی تو معاشی بحران ہندوستان کو چھو بھی نہیں سکا تھا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی شخصیت اور ان کے کارنامے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے نہ صرف ہندوستان کو اقتصادی بحران سے نکالا تھا بلکہ ایک ایسی معیشت کی بنیاد بھی رکھی تھی جو ترقی کی راہ پر گامزن رہی۔ حیدرآباد کے علاقے سرسوتی نگر کالونی کی رہنے والی ایک خاتون نے پیسوں کے لیے ہراساں کیے جانے پر خودکشی کر لی۔ مالی مسائل پر ایک خاندان کی جانب سے ہراساں کیے جانے کی وجہ سے ایک خاتون نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ 28 سالہ دیپتی ناچرم کے سرسوتی نگر کی رہنے والی تھی اور اس نے حال ہی میں پی ایچ ڈی مکمل کی تھی اور ایک پروجیکٹ اسسٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھی۔ پولیس کے مطابق انیتا نامی ایک خاتون کی شکایت پر ناچرم پولیس نے دیپتی کے والد سنگیت راؤ کے خلاف معاملہ درج کیا تھا۔ انیتا کا الزام تھا کہ اس نے سنگیت کو 35 لاکھ روپے ادا کیے تھے کیونکہ انہوں نے ایک سرکاری تحقیقی ادارے میں ان کے رشتہ دار کے لیے نوکری کا انتظام کرنے کا تیقن دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ دنوں سے سنگیت راؤ مفرور تھے۔ انیتا کے اہل خانہ بار بار سنگیت راؤ کے گھر جا رہے تھے اور ان کے افراد خاندان سے جھگڑا کرتے ہوئے پیسے واپس کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ناچارم کے انسپکٹر جی رودویر کمار نے بتایا کہ دیپتی اس واقعے کی وجہ سے پریشان تھی اور اس نے پریشانی کے عالم میں پنکھے سے لٹک کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس نے انیتا، اس کے شوہر انل اور دیگر کے خلاف BNS کی دفعہ 108 کے تحت معاملہ درج کیا ہے اور اس واقعے کی تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ انسپکٹر نے ان الزامات سے انکار کیا ہے کہ پولیس نے دیپتی کو ہراساں کیا تھا اور رقم کا مطالبہ کیا تھا۔
లైఫ్లో ఇట్లా డెసిజన్ తీసుకుంటా అనుకోలేదు, కానీ అవి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. నేను తప్పు చేస్తాను అనుకోకండి, ఇదే కరెక్ట్ అని జరగలేదు. అంత కష్టపడి మనం బతుకుతున్నాం. మరి మొదటికి లాగాలని వాడుకున్న అధికారంతో వాడు కేసు తెచ్చినా నిలిచాడు. వాడు వేసిన కేసులు తప్పని అందరూ తెలుస్తుంది. అందరం ఎవరు హిట్ చేయట్లేదు. మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా డబ్బులు కట్టంటారు కానీ మనం ఇంతగా తీసుకున్నామా లేదా అని ఎవరు చూడట్లేదు. తీసుకున్న సంగీతం బాగానే ఉన్నాడు, ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ బాగున్నారు, కానీ లైఫ్ ఖరాబ్ అయిపోయింది. నాకు న్యాయం జరగాలి. పిల్ల అనితకి బిల్ల అనేది తిప్పల సోమయ్యకి శిక్ష పడాలి. వాళ్ళే నాకు ఈ పరిస్థితి వాళ్ళ కారణం, నా చావు కూడా వాళ్ళే కారణం. వాళ్ళ నా పైన చేసిన ఫేక్ ఎఫ్ఐఆర్, వాళ్ళ నా పైన చేసిన ఫేక్ సివిల్ కేసు అంతా అబద్ధం. మా ఫాదర్ వాళ్ళే డబ్బులు తీసుకున్న మాట నిజం, కానీ మాకు తన గురించి ఏం తెలియదు. నా ఫోన్లో ప్రతి ఒక్క ప్రూఫ్ ఉంది, నా దగ్గర ప్రతి ఒక్క డాక్యుమెంట్, కానీ నాకు ఎవరు న్యాయం చేయదు. ఏం చేయకపోయినా నన్ను డబ్బులు కట్టమంటున్నారు, అది నేను ఒప్పుకోను. నాకు ఒక్క జాబ్ డబ్బులు చేయడానికి నా పెళ్ళిపోయేది, నా లైఫ్ ఖరాబ్ చేస్తాను. నన్ను పిహెచ్డీ చేయని కూడా చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి శిక్ష పడాలి. అమ్మని మంచిగా చూసుకో, నా తల్లి కంటే ఎక్కువ చూసుకో. నాకు తెలుసు నీ కొడుకు కంటే ఎక్కువ నన్ను ప్రేమించాడు, కానీ పని చేసాను సారీ. కానీ మమ్మల్ని డబ్బులు పెట్టలేము, మన దగ్గర లేవు. 30 లక్షలు మనం ఇప్పుడు మరి కట్టలే పరిస్థితిలో లేను. నేను ఈ పరిస్థితి ఇదన్నా హ్యాపీగా ఉంటాం. నేను చేసిన డెసిజన్ రాంగ్ అని నాకు తెలుసు, కానీ ఈ పరిస్థితిలో నుంచి కనీసం మీ అందరినీ బయటపడాలంటే ఇదేనా? నీ కొడుకుని చూసుకో, హ్యాపీగా ఉండేటట్టు చూడండి. వాళ్ళకు మాత్రం శిక్ష పడేలాగా చూడు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు చేసిన తప్పుగా వాళ్ళు శిక్ష పడాలి. వాళ్ళ దగ్గర సంగీతం he doesn't deserve any of men. I would not want to see men pass face my death. Failure do రాని ఇక్కడ నా తండ్రి అయినా సరే. మొన్న అడిగిన if I love somebody, I did. And it's not the person you think. చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉంది ముందు వాళ్ళ లైఫ్. విషయం బయట తెలిసిపోయింది, బయట తలెత్తుకొని తిరగలేకపోతున్నా. నా వల్ల కాదు ఇంకా. అందరినీ నేను చుట్టూ మాట్లాడు న్యాయంగా బతికి నన్ను తండ్రి ఎట్లా అంటాడు, అన్ని న్యాయంగా బతికి కానీ వెళ్ళినప్పుడు నన్ను న్యాయంగా తెలుసు. ఓపికతే నేను ఫైట్ చేయలేను. దయచేసి నాకు న్యాయం జరిగేది. रियासत आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के गुंटूपल्ली में मुकामी लोगों ने एक नौजवान को मकान में सरखा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी पिटाई की।
एनटीआर जिले में चोरों ने दहशत मचाई है। सरखे की वारदातों में इजाफा हो गया है, जिससे लोग परेशान हैं। जराये ने बताया कि गुड्डूपल्ली के करीब काजीपेट में लोगों ने सरखे की वारदात को अंजाम देते हुए एक मकान में चोरी करने वाले नौजवान को रंगे हाथों पकड़कर उसे खंभे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। बीआरएस की एमएलसी के कविता ने मुतालबा किया है कि बीसी तहफुजात पर वजाहत देने के बाद ही बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। एमएलसी के कविता ने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर बीसी एसोसिएशंस के जिम्मेदारान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया है कि बीसी की आबादी को जाने बगैर ही उनसे किस तरह से वादे किए जा सकते हैं। के कविता ने कहा कि बीसी रिजर्वेशन में इजाफे के बारे में वजाहत दिए बगैर बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। उनका कहना था कि इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जा रही है। के कविता ने कहा कि कांग्रेस ने कामारेड्डी में बल्दियाती इंतखाबात में बीसी को 42% रिजर्वेशन फराहम करने का वादा किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या 42% रिजर्वेशन फराहम किए बगैर ही इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। बीआरएस रहनुमा ने कहा कि शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं और अगर तहफुजात में इजाफा नहीं किया गया तो इंतखाबात मुनक्किद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंडल मराकज और अजला में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। ये कविता ने खबरदार किया है कि अगर 42% रिजर्वेशन दिए बगैर ही इंतखाबात मुनक्किद किए जाते हैं तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। అసెంబ్లీలో పూలే విగ్రహాన్ని పెట్టాలనేటటువంటి డిమాండ్ని మేము తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా 20,000 కోట్లు బీసీలకు బడ్జెట్ ఇస్తామని చెప్పారు. మరి 3 సార్లు అసెంబ్లీ జరిగింది, బీసీలకు మాత్రం 20,000 కోట్లు పెట్టలేదు. మరి ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థలు దగ్గరికి వచ్చినాయి, 42% ఇస్తా అన్నది ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం మాకు అర్థమవుతా ఉన్నది. కాబట్టి ఇవాళ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం, మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు చెప్పినట్టుగా 42% ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళ్ళే ప్రసక్తే లేదు. మిమ్మల్ని మేము వెళ్ళనీయం. ఎక్కడికక్కడ మండల కేంద్రాల్లో కావచ్చు, జిల్లాలలో కావచ్చు, అన్ని చోట్ల కూడా నిరసన ప్రదర్శనలు చేస్తాం. మీరు 42% కాకుండా బీసీల వాటా మాట్లాడకుండా ఎన్నికలకు వెళ్తే మాత్రం కార్యాచరణ చాలా స్పష్టంగా, చాలా షార్ప్గా, పెద్ద ఎత్తున రియాక్షన్ ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇవాళ ఇక్కడ కలిసినటువంటి బీసీ ఎంబీసీ సంఘాలు అందరం కూడా కలిసి మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే, ఇవాళ ప్రభుత్వానికి మనం ఒక హెచ్చరిక జారీ చేద్దాం. మీరు చేసేటటువంటి ప్రయత్నం బీసీ డెడికేటెడ్ కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే, బీసీ జనాభా ఎంతుందో తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పినాక మాత్రమే, దాని మీద మీరు ఎట్లా ముందుకు పోతారనే స్పష్టత ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఎన్నికల గురించి ఆలోచన చేయాలి. అంతవరకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల గురించి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయకూడదు. ఇది ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్. రెండవది, జనవరి 3 నాడు సావిత్రిబాయి పూలే గారి జయంతి ఉన్నది. మరి ఆనాడు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ఒక భారీ సభను మేము పెట్టబోతా ఉన్నాం. ఆ సభలో అన్ని బీసీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు, నాయకులు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున హాజరవుతారు. ఆనాడు ఇంకా స్పష్టంగా మా కార్యాచరణ కూడా మేము చెప్తాం. బీసీ డెడికేటెడ్ కమిషన్కి సంబంధించిన సమయం 30వ తారీఖు నాడు అయిపోతూ ఉన్నది. మరి 30వ తారీఖు నాడు ప్రభుత్వానికి వారి నివేదిక ఇస్తామని చెప్తున్నారు. ఆ నివేదిక అంశాలు బయటపడ్డ తర్వాత తప్పకుండా 3వ తారీఖు నాడు పెట్టేటటువంటి సభలో మా కార్యాచరణ ఇంకా స్పష్టంగా చెప్తాం. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీకి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు జనాభా లెక్కలు చేపట్టబోతా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. ఈ జనాభా లెక్కల్లో ఖచ్చితంగా కులానికి సంబంధించిన కాలం ఉండాల్సిందే, కులగణన జరగాల్సిందే. ఇది మా డిమాండ్. దీనికి సంబంధించి కూడా అన్ని కమ్యూనిటీస్ ఏకకంఠంతో చెప్తున్నటువంటిది. केपीएचबी में एक सारिफ ने महकमा बरखी के मुलाजिम पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक केपीएचबी में एक सारिफ की जानिब से बरखी बिल की अदायगी नहीं की गई थी, जिसके बाद शाम नामी मुलाजिम बरखी मुनक़ता करने के लिए पहुंचा। ताहम बरहम सारिफ ने न सिर्फ हंगामा आराई की बल्कि बरखी महकमे के मुलाजिम पर हमला भी कर दिया। हमला करने वाले सारिफ ने बताया कि बरखी बिल बहुत ज़्यादा था, अदायगी नहीं की गई थी और बिल अदा न करने पर उसकी बरखी मुनक़ता की जा रही थी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जसद खाकी को खिराज अक़ीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की
रिहाइश का वाक़या नई दिल्ली पहुंचकर उनके जसद खाकी को खराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ां उनकी अहलिया गुरुशरण कौर और कुंबे के अफराद से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की। रेवंत रेड्डी के हमरा कांग्रेस की रियासती उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी, टीपीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़, वजीर दामोदर राज नरसिम्हा, रुकने पार्लिमान मल्लू रवि, बलराम नायक, अनिल कुमार यादव व दीगर भी मौजूद थे। साबिक हिंदुस्तानी वजीर आजम मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को इंतकाल कर गए। वजीर खजाना और वजीर आजम की हैसियत से उनकी पॉलिसियों ने हिंदुस्तान में बहुत सी तब्दीलियां लाई हैं। मुल्क के वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बावजूद भी मनमोहन सिंह की तर्ज जिंदगी इंतहाई सादा थी। वो शान शौकत के बजाय सादगी को तरजीह दिया करते थे और उनसे वाक़या मंसूब है कि अपनी लग्जरी कार के बजाय वो मारुति सुजुकी 800 को ज़्यादा पसंद करते थे और उसे ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, जो कि उनकी सादा ज़िंदगी की एक मिसाल है। शहर हैदराबाद में और मेदक में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का काफिला गुजरने के दौरान पुलिस ने गाड़ियों की नकलो हरकत रोक दी, जिसके नतीजे में एम्बुलेंस काफी देर तक ट्रैफिक में फंसी देखी गई। क्रिसमस के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मेदक का दौरा किया। वजीर आला के मेदक के दौरे के मौके पर पुलिस की जानिब से रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिसके नतीजे में एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई और इस वाक़े के दूसरे ही रोज हैदराबाद में भी वजीर आला रेवंत रेड्डी का काफिला गुजरने के दौरान पुलिस ने गाड़ियों की नकलो हरकत रोक दी। दरियासना एक एम्बुलेंस को काफी देर तक ट्रैफिक में फंसा देखा गया। मेदक और हैदराबाद में वजीर आला के सफर के दौरान ट्रैफिक रोक देने और रास्ते बंद कर देने पर पुलिस पर तनकीद की जा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।